नहीं 2-3 दिन। ना बकरीद पर है ना बीच में, फिर आना पड़ जाएगा, इसलिए सोच रहे हैं कि नहीं सही सोच रहे हो, सब बना के फाइनल आवे की बात। बकरीद में अभी ऑलमोस्ट 1 महीने टाइम है। और 30 दिन तो है। क्या हुआ बेटा? बैठी अभी पढ़ा रहे हैं, अभी एकदम होगा मन। मुजफ्फर हाँ तनवीर, हाल है भाई? क्या हाल? ठीक है, अपना बता। अपना भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। खबर है? हाँ बस देखो, देख ही रहे हैं हम तो, देख ही रहे हैं। हमारा काम क्या है, देखना और क्या। अरे और आने बकरीद वाला है, मनाई क्या आने वाले थे, मगर फिर अब बोला कि जाओगे फिर आओगे फिर जाओगे। बंद हो जाएगा, बोल देना सर को। ना आराम से आओ, खरीद करी के आओ, सारे लोग थे। बोले चला क्वेश्चन से डिस्कस हो गया था सब लगभग ना? लगभग हो चुका था। अभी किसका 18 कल कहाँ तक हुआ था? 18 तक, निहाल तक ना? जी सर। निहाल के बाद कौन है? सईमुद्दीन का कितना रोल नंबर है? सईमुद्दीन का कितना है? सईमुद्दीन है का ज्वाइन किया है? साकिब आजम। हाँ सईमुद्दीन कितना रोल नंबर है? ये 21 है सर। हाँ 21 21। मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा सर इस साल जब। साकिब आजम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साकिब आजम जवाब दीजिए। जी आवाज आ रही है आपकी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मेरे पास हाँ, आवाज आ रही है। असल में आपका सिंबल शो कर रहा है कि आप जो है, सिंबल शो कर रहा है कि आप म्यूट है और आपकी आवाज आ रही है। पेन दो पेन, काला पेन। जी काला रेड। अब ललका काला का एगो भाई, काला एगो, काला एगो पेन का ना बस। थैंक यू। हम तो 50 को कोरोना वाले का एक्सरे देखे ना, हम अभी भेजे कोरोना वाले का एक्सरे तुमको, कैसा रहता है? बेहतर होगा कि जाके ये कर लो। इतना डैमेज था क्या? देखो अगर तुमको लगता है तो वही जो दवा हम लिखे हैं उसको कंटिन्यू करो, ठीक है? डैमेज है, मामला अभी खराब चल रहा है ना बुआ, इसलिए बेहतर तो यही है कि टेस्ट करवा लेना चाहिए। तनवीर क्या कर रहा है? फिर भी अगर तुम लोग को लगता है तो चलो इसी दवा को 1 सप्ताह चलाओ। बोल रहे हैं तनवीर क्या मर गए थे क्या तनवीर जी? लेकिन ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है ना, मर के जिंदा हो गया। ऑक्सीजन और कमे रहा है ना। हम कहे तनवीर मर गया होगा तो ये भी है लाने ना के कि जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है, ऑक्सीजन और कम ही रहा उससे है। बोला कीजिए, ऐसा मत बोलिए बैचमेट के बारे में। हमको लगा कि विधवा हो गया तनवीर, तो लाने के लिए जाना पड़ेगा उसको। हमने ख्याल से तो क्योंकि हम 50 को कोरोना वाले का एक्सरे देख हमको चुके लगा कि तनवीर विधवा है तो सब्जा बहाने जाना पड़ेगा। हाँ इसलिए आपका रहते हुए ऐसा हो सकता है। होगा ले जाओ। तनवीर को बोले कि किधर तो छोड़ के दवाई भागा। यही चलेगा, ठीक है? इसके साथ सिर्फ क्या करना है कि HCQ 200 टैबलेट आता है ना, HCQ 200 टैबलेट, इसको सुबह शाम ऐड कर। हाइड्रोक्लोरोक्विन का डेक्सोना दिया जाता है, हाइड्रोकोर्टिसोन। फिर तो डेक्सोना बंद करना होगा, तो हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे।
तो लाइकोटिन दो भाई, लाइकोटिन दो, तब उसको 6 घंटा दे देना। ठीक है, HCQ HCQ, हाँ सिप्ला का आता है HCQ 200 mg, 200 एक गोली सुबह शाम करके दो। हाँ HCQ 200 एक गोली सुबह शाम। एक मिनट हुआ दो। थोड़ा सा टाइम लूंगा तुम लोग का, 3-4 मिनट और, उसके बाद शुरू करता हूँ। लग रहा है यार भाई हाँ। ख्याल क्या नहीं क्या रख हो रहा रहे है बताओ ना, पल्स बीपी सब चेक करो, ECG करो, ये सब बताओ जब तक। तमीर जी मामू खोज रहा है आपको। हाँ देख रहा है यार आपको, फॉर्म में ECG चल करो, रहा है। ऑक्सीजन लगाओ, अरे फॉर्म में चलने का रीजन भी है ना। मामू चलो की वजह ऑक्सीजन लगाओ, एक RN लगाओ, एक साइड से T10 बचते पसीना। रहिएगा। ठीक है, ये दोनों यार लगाओ, भाई आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे। जी भाई। अरे समझा। देख रहा है, बोलना सीख गया लड़का। अरे हेलो, हाँ बच्चा लोग, अब मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो मुजफ्फर सुलेमान, वो बहुत सम, मानते सम, हैं। शमशाद, दूसरा वाला आदमी है, शमशाद, जी एरारी भाई आवाज आ रही है? जी जी, सलाम अलैकुम। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। चलो आप तुम लोग अपना डिस्कशन बंद करो, अब थोड़ा पढ़ाई की बात करते हैं ना। तो जी सर। साकिर आजम, साकिर आजम, साकिर आजम, ओके। एहराज कितना रोल नंबर है तुम्हारा? रोल नंबर 24 सर। तो 24। तुमसे जो क्वेश्चन किया था उसको तुम्हें आंसर जानना है? जी सर। हाँ, तो क्या क्या क्वेश्चन किया था हमको सर बताओ। पूछे थे आपकी यूट्रस पाल्पिटेशन कैसे होगा सर, वो पूछ रहे थे आप। प्लस को पल्पेट कैसे किया जाएगा? ओके, एक हाँ और सर दूसरा सर, और क्या पूछा था? सर ध्यान से सुनिए। देखता हूँ, अब मैं ही देखता हूँ तुम लोग क्या करोगे। जो 3 तो क्वेश्चन पूछा वो भी याद नहीं है। चौबीस है ना? हाँ सर 24 रोल नंबर जी। तो तुमसे क्या क्वेश्चन किया था? पाल्पेशन ऑफ यूट्रस। हाँ सर जी, पास जी। और क्या क्वेश्चन किया था? ये प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशन ऑफ पेल्विक एग्जामिनेशन पूछा था क्या? सर नहीं पूछा था, हमको नहीं पूछा था प्रिकॉशन जी सर, नहीं था। या नॉर्मल वैल्यू ऑफ T3 T4 TSH पूछा था? नहीं सर, ये भी नहीं पूछे थे, ये भी नहीं पूछा। क्या पूछा था? ब्रेस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेनर स्टेज। नहीं सर, याद ही नहीं आ रहा, ये तो नहीं, ये भी नहीं हुआ, क्या याद है? ये भी नहीं हुआ।
आप तो देखो लिखे हम होंगे 4-5 फिर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो बताओ। नेम ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन, नहीं सर, ये सवाल इन्फेक्टिव नहीं। काउज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी, हाँ सर, कागज जो बिलो हाँ यही सर। काउज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी पूछा हाँ था। ओके, हाँ सर, जी 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 जी। उसके बाद इधर इसमें बताओ। तो इसमें तुमसे क्या पूछा था? हाउ टू परफॉर्म स्पेकुलम एग्जामिनेशन, व्हाट इज बाइमेनुअल एग्जामिनेशन, या व्हाट इज थेलाज, सर, या काउज ऑफ ब्रेस्ट लम्प। हेलो, हेलो। हाँ, हाँ हाँ 3:15 बजे। फोन कर क्या रहा आप हूँ। नहीं नहीं याद है? तीसरा तीसरा नहीं बता सकते हो? थेलाज पूछा, बाइमेनुअल एग्जामिनेशन पूछा, स्पेकुलम एग्जामिनेशन पूछा, ग्रे टर्नर साइन पूछा, T3 T4 TSH का नॉर्मल वैल्यू पूछा, क्या सर पूछा था? सर नेहाल का एक्सेप्ट कर लीजिए सर। ये क्वेश्चनों याद नहीं रहता है ना। चलो, अब जितना ये 2 क्वेश्चन याद आया, दोनों क्वेश्चन का बताता हूँ। हाउ टू पल्पेट हाँ यूट्रस सर, जो है। दो क्वेश्चन याद है। हेलो जी सर, हेलो, जी सर बोलिए। हाउ टू पल्पेट हाँ सर, आवाज आ यूट्रस, रही है। हाँ सर, आ रही है आवाज। हाउ टू पल्पेट यूट्रस में यूट्रस को पल्पेट कैसे किया जाता है, इसको मैंने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी और पेल्विक एग्जामिनेशन में भी दोनों में बताया था कि यूट्रस को पल्पेट करने के लिए राइट इलियाक फोसा से लेकर के और लेफ्ट इलियाक फोसा तक डीप पाल्पेशन रहते हैं, डीप पाल्पेशन रहते हैं। नॉर्मली नल्ली पाराज में जो है वो यूट्रस का एज हमको पता नहीं चलता है, यूट्रस का एज नल्ली पाराज में या फुल ऑफ ब्लडर में पता नहीं चलता है। हाँ, मल्टी पाराज है तो उसमें हमें यूट्रस पता चलता है, और यूट्रस को जो है हम साइज को पाल्पेशन के जरिए साइज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो एब्डोमेन एग्जामिनेशन के दौरान। वहीं पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान दोनों तरीके से, एक सुपरफिशियल सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, इनवार्ड सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे हम पल्पेट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि स्पेकुलम एग्जामिनेशन के जरिए हम यूट्रस के यूट्राइन बॉडी का एक्सटीरियर पार्ट को हम देख सकते हैं। लैटरल पार्ट और सुपेरियर पार्ट को, यूट्राइन बॉडी के लैटरल एंड सुपेरियर पार्ट को, एक्सटीरियर लैटरल एंड सुपेरियर पार्ट को हम देख सकते हैं ड्यूरिंग speculum examination while palpation on the pubic region. ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला मैंने? हाँ, हेलो हेलो, जी राय आलम, दूसरा क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? हाँ, काउज ऑफ हेलो सर का ऑडियो कट गया है ना। हेलो, हाँ सर आगे चला बोलिए गया। जी। काउज ऑफ डिलेड, इन्फेक्टिव काउज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी ना। प्यूबर्टी सर। हाँ, तो इन्फेक्टिव काउज ऑफ जी डिलेड जी प्यूबर्टी अभी भी कल भी बताया हूँ, परसों भी यानी शनिचर को भी बताया था कि इन्फेक्टिव काउज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी में होता है CMV वायरस, कॉक्सिकाई वायरस, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, CNB सर, CNB सर, CNB वायरस। CMB साइटोमेगालोपाथी। जी, तो TB सर। ये सारा का सारा काउज, HIV, ये सारे के सारे काउज करते हैं हमारे डिलेड जी प्यूबर्टी। हाँ। ओके, इसके बाद और आजाद आलम के बाद किसका क्वेश्चन बच गया था? और किसी का क्वेश्चन उसको समझना है तो बताइए, और नहीं समझना है तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
सर हमसे पूछे सर ये ब्रेस्ट के एबनॉर्मेलिटीज के बारे में, कैसे हम इसको ये इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन के बारे ब्रेस्ट के एबनॉर्मलिटी को यानी कि ब्रेस्ट लंप को कैसे एग्जामिन करेंगे? हेलो, में। यस सर, यस हाँ, तो यस सर। ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले तो जो 6 तरीका बताया था कि मरीज को कैसे कैसे लेटाना है, वो दूसरा जो है उसके एबनॉर्मलिटी को फाइंड करने के लिए जो भी चीजें हमको बेसिकली 4 तरह की चीजें मिलती है। सबसे पहला ब्रेस्ट में क्या मिलता है इंस्पेक्शन में, हमको स्कार मिलता है। तो स्कार अगर आर्च शेप में निप्पल के एरिया में हो, एरियोलर एरिया में आर्च शेप में स्कार है, मतलब इसने प्रोस्थेटिक ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया, मतलब इसने प्रोस्थेटिक ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है। तो वैसे लोगों में देखोगे ब्रेस्ट हार्ड हो, वैसे औरतों में देखोगे ब्रेस्ट हार्ड होगा, जो कि मैंने कुछ सेलिब्रिटीज का एग्जांपल भी दिया था, जैसे बिपाशा बासु, उसके बाद जो है आपको सुष्मिता सेन, उसके बाद आपको ये क्या नाम है इसका, शिल्पा शेट्टी, मलाइका शेरावत, राखी सावंत, ये सब ने मलाइका अरोरा सर, मलाइका अरोरा ये सब के सब ने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा रखा है। ठीक है, आज के डेट में स्पेशली अपर क्लास में बहुत ही कॉमन हो गया है ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन। तो अगर आज शेप में एरियोलर एरिया में स्कार होता है तो मतलब वो कि ब्रेस्ट इम्प्लांट किया गया है। सेकंड चीज हो जाती है इसमें कि अगर हॉरिजॉन्टल स्कार पूरे यूनिलैटरल या बाइलैटरल है तो वैसी सूरत में ये इंडिकेट करता है कि इसका मास्टेक्टोमी हुआ है, इसका मास्टेक्टोमी किया गया है। वहीं अगर अदर किसी पार्ट में स्कार होता है तो ये इंडिकेट करता है कि फाइब्रोएडिनोमा को या फिर जो है अदर कोई एब्सेस वगैरह को रिमूव किया गया है, इसलिए वो स्कार है। तो उसी चीज होती है कि कोई अगर लंप मिलता है या कोई ट्यूमर मिलता है या कोई नोड्यूल मिलता है तो सबसे पहले उसका साइज को हम देखते हैं। सबसे पहले हम उसके साइज को देखते हैं कि वो साइज कितना बड़ा है, उस साइज को नोट करते हैं। दूसरी चीज उसका सरफेस देखते हैं पल्पेट करके कि सरफेस रफ है स्मूथ है। अगर रफ है तो फिर वो मैलिग्नेंट की तरफ इशारा मोस्ट ऑफ द टाइम करता है, अगर स्मूथ है तो ये बेनाइन की तरफ इशारा करता है। फिर उसके बाद उसके एजेस को देखते हैं, उसके एजेस को देखते हैं कि वो इरेगुलर है या रेगुलर है। इरेगुलर अगर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैलिग्नेंट होता है, और इरेगुलर है तो वैसी सूरत में ये जो है बेनाइन होता है। उसके बाद उसकी फिक्सेशन को देखते हैं, वो फिक्स है या मोबाइल है। अगर फिक्स है तो वो मैलिग्नेंट की तरफ इशारा करता है, मोबाइल है तो बेनाइन होगा। इसके बाद उसके सॉलिडिटी को चेक करते हैं, वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर सॉफ्ट है तो वो सिस्ट होगा, अगर हार्ड है तो वो लंप होगा या फिर ट्यूमर होगा। तो ये सारी ये ब्रेस्ट में हम एग्जामिन करते हैं। फिर उसके अलावा अगर जो है हमको जरा सा भी शक ट्यूबरकुलोसिस या फिर कार्सिनोमा की तरफ जाता है तो हम एक्सिलरी लिम्फ नोड को चेक करते हैं कि एक्सिलरी लिम्फ नोड पल्पेब्रल है या नहीं है। इसके अलावा सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड को भी चेक करते हैं, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड पल्पेब्रल है या नहीं है। अगर ये दोनों पल्पेब्रल है, इरेगुलर मार्जिन में, फिक्स है, हार्ड है, रफ सरफेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर है। ओके, यस सर। तो ये एबनॉर्मलिटी इसकी हो गई। और किसी से कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्यूबर्टी मेनोरेजिया। प्यूबर्टी मेनोरेजिया, प्यूबर्टी मेनोरेजिया का जहां तक सवाल है तो अमूमनतः ऑलमोस्ट 80 to 85% of girl who has started menarche or started period, so one of the any abnormality is found.
either heavy menstrual bleeding, either irregular cycle और either scanty menses। तो अगर irregular cycle है तो फिर जो है और पेनफुल है तो डिस्मेनोरिया होगा, इरेगुलर साइकिल स्कैंटी मेंसेस है तो ओलिगोमेनोरिया होगा। वहीं हेवी ब्लीडिंग है, अगर हेवी ब्लीडिंग है तो मेनोरेजिया होगा। हेवी ब्लीडिंग विथ इरेगुलरिटी होगी तो वो मेनोरेजिया होगा। ठीक है, तो डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी आफ्टर द प्यूबर्टी, menstrual abnormality after the puberty which is found in with the nature of irregularity in cycle and heavy bleeding, irregularity in cycle and heavy bleeding, irregularity in cycle and heavy bleeding is called puberty menorrhagia, is called puberty menorrhagia। ओके, सर थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा सॉरी। menstrual abnormality menstrual abnormality is found after puberty with the nature of menstrual abnormality which is found after puberty which is found after puberty after puberty with the nature of irregularity of cycle, irregularity of cycle and cycle heavy bleeding या massive bleeding, heavy bleeding or massive bleeding is called puberty, puberty menorrhagia is called yeah puberty menorrhagia। ओके। ठीक है, अब अगर इसके काउज को हम देखेंगे तो काउज में क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहला काउज हो जाएगा डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होता कैसे? 95% तक प्यूबर्टी मेनोरेजिया का काउज डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होता है। 95% तक प्यूबर्टी मेनोरेजिया का काउज डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होता है। चूंकि प्यूबर्टी जब होती है, मेनाज जो होता है तो वो एनोवुलेटरी फेज होता है ना, एनोवुलेटरी फेज होता है। तो एनोवुलेटरी साइकिल होने की वजह से क्या होता है कि अनअपोज एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। जब अनअपोज्ड एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो नतीजा क्या होगा कि इंडोमेट्रियल हाइपोप्लासिया हो जाएगा, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया हो जाएगा और वो काउज करेगा, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया क्या काउज करेगा कि आपको प्रोलॉन्ग्ड एंड हेवी ब्लीडिंग होने लगेगा, प्रोलॉन्ग्ड और हेवी ब्लीडिंग होने लगेगा। तो अगर इसको साइकिल बना के लिख सकते हैं एरो दे देके, तो सबसे पहले लिख लीजिए जो है एनोवुलेटरी साइकिल, एनोवुलेटरी साइकिल क्या सर? एनोवुलेटरी साइकिल ANOVU ओव्यूलेटरी साइकिल LATORY एनोवुलेटरी साइकिल hyperplasia increase unopposed estrogen level, increase unopposed estrogen level that will cause unopposed estrogen level that will cause endometrial hyperplasia, that will cause
that will cause endometrial hyperplasia, and this hyperplasia lead to heavy and prolonged menstrual bleeding. Heavy and prolonged menstrual bleeding. Heavy and These prolonged. cause Is hyperplasia cause heavy and prolonged bleeding. And prolonged menstrual bleeding या period. prolonged menstrual सेकंड जो काउज हो जाएगा इसका इंडोक्राइन डिसफंक्शन. सेकंड जो काउज हो जाएगा इसको वो क्या हो जाएगा? इंडोक्राइन डिसफंक्शन. इंडोक्राइन डिसफंक्शन. इसमें क्या हो जाएगा? सब इंडोक्राइन डिसफंक्शन में या तो मरीज आपका पीसीओएस का रहेगा. पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. पीसीओएस का रहेगा या फिर हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म का रहेगा या फिर हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म का होगा. ठीक है. के बाद अगर जो है हम देखेंगे तो हेमाटोलॉजिकल काउज. थर्ड क्या काउज हो जाएगा इसका? हेमाटोलॉजिकल काउज. हेमाटोलॉजिकल काउज. सर हाँ हेलो हाँ बोलो. सर ये जो एनाबुलेटरी साइकिल जो होता है इसमें तो सर इंडोक्राइन का इन्वॉल्वमेंट होगा ना सर. एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो इंडोक्राइन का एस्ट्रोजन इन्वॉल्वमेंट हो ही रहा है. इसीलिए ना चूंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है ज्यादा होता है. अब प्रोजेस्टेरोन जो है जी वो इसको अपोज करके मेंटेन नहीं करता है जिसकी वजह से ऐसा होता है. हाँ. इसलिए ना अनअपोज्ड एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है. ठीक है. चलो नेक्स्ट जो है हेमाटोलॉजिकल काउज. नेक्स्ट हेमाटोलॉजिकल काउज. हेमाटोलॉजिकल काउज में जो हो जाएगा सबसे पहला क्या हो जाएगा? आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. पेनिया. ठीक है. दूसरा क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया. दूसरा क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया. अब 15 मिनट होने. दूसरा क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया. तीसरा क्या हो जाएगा? बॉन विल्ब्रेंट सिंड्रोम. बॉन विल्ब्रेंट डिजीज. बॉन VON वॉन विल्ब्रेंट WILLEBRAND. विल्ब्रेंट विल्ब्रेंट डिजीज या सिंड्रोम. डिजीज. ठीक है. इसके अलावा जो है आपको यूट्राइन काउज हो जाएगा. यूट्राइन काउज या फिर पेल्विक काउज हो जाएगा. पेल्विक ट्यूमर. अगर कोई इंट्रा पेल्विक ट्यूमर है वैसी सूरत में भी, जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस. सर हेमेटोलॉजिकल कॉज में ही है सर. हाँ हेमेटोलॉजिकल कॉज में ही है का ये सर? पेल्विक काउज. अच्छा हेमेटोलॉजिकल की खत्म हो गया. तीन ही चीजें होती है बेसिकली. या तो जो है आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है या फिर ल्यूकेमिया होता है या वॉन विल्ब्रेंट सिंड्रोम होता है या डिजीज. ओके सर. ठीक है.
तो नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा पेल्विक ट्यूमर। पेल्विक ट्यूमर जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस, एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन ट्यूमर, एस्ट्रोजन इसमें सर पेल्विक ट्यूमर और फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड यूट्रस, अच्छा फाइब्रॉइड यूट्रस, हाँ एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन ट्यूमर, एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन ट्यूमर। इसके अलावा सार्कोमा, सार्कोमा बॉटरियोइड्स, सार्कोमा बॉटरियोइड्स, BOTRY, सार्कोमा बॉटरियोइड्स, ट्रियोइड्स, OIDES, बॉटरियोइड्स। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, यानी एबॉर्शन और एबॉर्शन या मिसकैरेज। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन यानी एबॉर्शन या मिसकैरेज, एबॉर्शन या मिसकैरेज। ठीक है। ओके सर। तो ये हो गया हमारा प्यूबर्टी मेनोरेजिया का काउज। अब अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस जैसा कि पहले भी जो है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी में हम लोग देख चुके हैं। हिस्ट्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हिस्ट्री बेसिकली क्या लेना होता है, साइकिल हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है कि साइकिल का इंटरवल कितना है, आइदर लेस देन 22 तो नहीं है या मोर देन 44 तो नहीं है, यानी 45 से ज्यादा तो नहीं है या 22 से कम, 45 और 45 से ज्यादा है या 21 और 21 से कम का साइकिल इंटरवल तो नहीं है। दूसरी चीज जो फ्लो है 35 ना सर, हेलो, सॉरी हाँ 35, 22 से 35 तो नॉर्मल होता है 35। जी तो मैक्सिमम सर 40 से 41। ये चीज क्या है, फ्लो। नहीं फ्लो नॉर्मली मैक्सिमम जो है 35, मिनिमम 21। मैक्सिमम कितना नहीं होना चाहिए सर साइकिल? 35 मून मंथ से 1 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर। अगर इतना अगर एबनॉर्मलिटी आती है इट इज नॉर्मल। इतना अगर ये आता है ड्यूरेशन में किसी तरह का तो ये नॉर्मल माना जाता है। मून मंथ से 1 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर। ओके, होगा तो नॉर्मल होगा। तो एक तो हिस्ट्री ये लेना, दूसरी चीज हिस्ट्री सर क्या बोले, फिर से बोलिए। मून मंथ से, सर फिर से बोलिएगा सर। मून फुल मंथ। मून फुल मंथ नहीं, मून मंथ, चांद मंथ। अच्छा मून मंथ से 28 दिन का हमारा चांद का महीना होता है ना, उसी हिसाब से ना उसको जोड़ा जाता है। इसको भी ईडीडी को भी कि मून मंथ से अगर 280 डेज जोड़ लो, 10 महीने, मून मंथ से 10 महीने। ठीक है। तो इसके अलावा हम फ्लो देखते हैं। फ्लो कैसा है, फ्लो बहुत हेवी है, नॉर्मल फ्लो है या फिर स्कैंटी फ्लो है। तो वो फ्लो देखते का हिस्ट्री लेते हैं या फिर एग्जामिन करके पता करते हैं फ्लो का। अगर फ्लो हेवी होगा तो नतीजा क्या होगा, एनीमिया तुरंत डेवलप होगा। फ्लो अगर नॉर्मल होगा तो एनीमिया 3, 4, 5 महीने के बाद डेवलप करेगा। वहीं अगर फ्लो जो है स्कैंटी होगा तो अमूमनतः सिर्फ प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीरियड होगा और ऐसे में एनीमिया शायद ना भी डेवलप करे अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर हो तो। ठीक है। तो फ्लो देखते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ लॉस देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ लॉस देखते हैं, उसके लिए एक रफ आइडिया निकलता है
कि 10 to 15 ml जो है पर पैड एब्जॉर्ब करता है। 10 to 15 ml ब्लड पर पैड जो है एब्जॉर्ब करता है। उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि नॉर्मली ये एक साइकिल में कितना पैड चेंज करती है, कितना पैड चेंज करती है। अगर ये 6 पैड या 8 पैड से ज्यादा है मतलब हेवी फ्लो, हेवी ब्लीडिंग है। 6 या 8 पैड से ज्यादा हो रहा है तो ये हेवी ब्लीडिंग है। ठीक है। यस सर, यस सर। इसके बाद हम सबसे पहले क्या कराएंगे? CBC। सबसे पहले हम क्या कराएंगे? CBC। CBC में हम एक तो हीमोग्लोबिन देखेंगे कि एनीमिया तो डेवलप नहीं किया। दूसरी चीज प्लेटलेट देखेंगे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है। दूसरी चीज प्लेटलेट देखेंगे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है। ठीक है। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग को पता कर सकते हैं, चूंकि इंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया होगा या फिर जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होगा, तो वो देख सकते हैं कि कोई ओवरी में पॉली